हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हमारे लेक्चर 4 के बाद लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसका कि पार्ट फर्स्ट हमने लेक्चर 4 में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे का, कि लेक्चर 4 में हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था और उसके बाद उसके रिजल्ट्स हमें क्या प्राप्त हुए। अब इस वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि उस एक्सपेरिमेंट को यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरीके से क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग समझाया गया, तो वो फेल हुई, कौन कौन से फैक्ट्स पर उसको फेलियर प्राप्त हुई, और आइंस्टीन के द्वारा दिया हुआ जो वेव थ्योरी था, रेडिएशन लॉ था, वो किस तरीके से सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब स्टडी किया जा रहा था तो वहां पर एक टर्म निकल के आई, वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या था कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। मतलब कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी भी मेटल में अपने न्यूक्लियस से बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक लैटिस की बात करें, यानी एक टुकड़े की भी बात करें, तो उसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर यानी अपने ऑल ओवर दी लैटिस में तो कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन उसको छोड़ करके वो बाहर नहीं, यानी फ्री मूव नहीं कर सकता, बाहर नहीं निकल सकता अपने मन से। तो उस इलेक्ट्रॉन को उस लैटिस से बाहर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, उसको एनर्जी देनी होती है। ठीक है, अब वो जो एनर्जी हम उसको देंगे वो कितनी जरूरी है, अपने उस बाइंडिंग एनर्जी के इक्वलेंट, कि कम से कम अपन इतनी एनर्जी तो उसको दें कि वो बाइंडिंग एनर्जी के इक्वलेंट हो, जिससे कि उसको जो वो बंधा हुआ है अपने नाभिक से उसको वो मुक्त हो सके, फ्री हो सके। तो वो जो एनर्जी है उसको हमने एक तरीके से यहाँ पर नाम दिया है वर्क फंक्शन, जिसको कि हम डिनोट कर रहे हैं फाई या डब्ल्यू से। और ऑब्वियस है कि वेव फंक्शन जो है वो वेरी करेगा अलग अलग मेटल्स के लिए, क्योंकि सबकी बाइंडिंग्स एनर्जी सेम नहीं होती है, अलग अलग होती हैं, तो जो वर्क फंक्शन है वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, और साथ में ही जो सरफेस की कंडीशन है उस पर भी ये डिपेंड करता है। अब देखिए कि हमने पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, उसके रिजल्ट्स पढ़ लिए, तो हमारे पास जो ये एक्सपेरिमेंट था उसको क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग जब समझाया गया, तो उसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे थे जिन पर कि वो थ्योरी फेल हो जाती है। जैसे कि फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब एग्जिस्टेंस से मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो अस्तित्व था, जो कि हमने पढ़ा, रिजल्ट में हमें मिला था। ठीक है, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होता है। अब इसमें अपनी वेव थ्योरी किस तरीके से फेल हुई, कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल वेव थ्योरी द एनर्जी कैरिड बाय द लाइट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी क्या होता है, उस फील्ड के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यानी कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी लाइट की जो एनर्जी है वो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी कम भी है और इंटेंसिटी ज्यादा है, तो भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इमिट होने चाहिए थे। लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या मिला कि इंटेंसिटी नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिला। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो फैक्ट था, एक्सपेरिमेंट्स में हमें रिजल्ट मिला था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। लीनियर डिपेंडेंस ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही थी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, अब इसकी फेलियर किस तरीके से हुई, कि इस जो ये पॉइंट था उसके लिए वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए थी। यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी डिपेंडेंस इंटेंसिटी पर होनी चाहिए थी, ना कि फ्रीक्वेंसी पर, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो मिला उसको वो नहीं समझा पाए। इसी तरीके से तीसरा जो पॉइंट था जहां पर क्लासिकल थ्योरी फेल हुई, वो था कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम डिले, यानी कि टाइम डिले हमें प्राप्त नहीं होता है एक्सपेरिमेंट में। जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसमें हमने ये देखा था कि लाइट जैसे ही मेटल प्लेट पर गिरती है, इंसिडेंट होती है, उसके तुरंत बाद ही इलेक्ट्रॉन्स एमिशन हो जाता है। अब जो क्लासिकल थ्योरी थी वो क्या कहती है कि जो एनर्जी है वो लाइट के वेव फ्रंट में यूनिफॉर्मली क्या होती है, स्प्रेड होती है। जैसे ही वो किसी सरफेस पर आएगी, मेटल सरफेस पर टकराएगी, कंटिन्यूसली स्प्रेड होगी, और जिसकी वजह से वो जो एनर्जी है, सफिशिएंट एनर्जी, उसको इलेक्ट्रॉन को लेने में और उसको लेकर के फिर बाहर निकलने में एक टाइम जरूर लगना चाहिए। लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट्स में इस तरीके का कोई टाइम डिले देखने को नहीं मिला। तो ये तीन जो पॉइंट्स थे जिन पर क्लासिकल थ्योरी फेल हुई, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए, यानी कि उस थ्योरी को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी को समझाने के लिए फिर आइंस्टीन ने एक नियम दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रीट एनर्जी क्वांटास विच कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड एंड ऑब्जर्व एज कंप्लीट यूनिट। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी लाइट, प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे क्वांटाज में विभक्त होता है, और उन्हीं यूनिट्स के फॉर्म में, यानी उन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ही जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है या एब्जॉर्व होगी, यानी निकलेगी या फिर ग्रहण की जाएगी। और किसी भी फ्रीक्वेंसी पर जो उस क्वांटा की एनर्जी है वो E इज इक्वल टू एच म्यू के बराबर होगी। और ये जो क्वांटाज ऑफ लाइट है इनको उन्होंने नाम दिया फोटोन। तो यहाँ पर ये आइंस्टीन्स रेडिएशन लॉ के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो जो प्लांक ने, हमने जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था तो वहां पर जो प्लांक ने रेडिएशन लॉ दिया था, क्वांटम हाइपोथेसिस दिया था, उसी को ही उन्होंने, प्लांक ने वहां पर नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, ऑल ओवर द रेडिएशन के लिए। लेकिन यहाँ पर आइंस्टीन ने उसको लाइट के रेफरेंस में, यानी प्रकाश के रेफरेंस में उसको डिस्क्राइब किया, इसलिए यहाँ पर जो नाम है वो प्लांक का, ना कि आइंस्टीन का आता है। फिर उसके बाद उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरीके से समझाया कि जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि एक वर्णी प्रकाश जिसकी फ्रीक्वेंसी कॉमन होती है, किसी मेटल सरफेस पर आता है, तो ये जो फोटोन है, छोटे छोटे जो एनर्जी फोटोन्स हैं, वो उस मेटल सरफेस पर गिरते हैं, और मेटल सरफेस पर गिरने के बाद वो कोलाइड करते हैं और अपनी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर आ पाएगा। ठीक है, और साथ में उन्होंने जो नेक्स्ट एक चीज और कही कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है जो इजेक्ट होंगे वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इंसिडेंट लाइट फोटोन्स पर, यानी जितने ज्यादा फोटोन्स जो है वो उस पर इंसिडेंट होंगे, आपतित होंगे, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें से इजेक्ट होते हैं। ठीक है, अब उनकी जो इस नियम के आधार पर इक्वेशन दी गई, जिसको कि आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से हम जानते हैं, इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, अगर मान लीजिए म्यू फ्रीक्वेंसी का कोई प्रकाश आपतित हो रहा है तो इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी कि के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू
इंसिडेंट एनर्जी है, ये पूरा मिलकर के इंसिडेंट एनर्जी बना रहा है, माइनस वर्क फंक्शन जो उसको मिनिमम रिक्वायर्ड है। अब मान लीजिए कि हम इस वर्क फंक्शन के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, यानी कि जो हमने बार बार कहा कि अगर फ्रीक्वेंसी लोअर है, कम है, तो हम एक फ्रीक्वेंसी की लिमिट ले रहे हैं म्यू 0 इज इक्वल टू 5/h, यानी इस तरीके से हो कि वर्क फंक्शन के इक्वलेंट हो, तो जिससे कम फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा, तो हमारे पास वर्क फंक्शन के लिए जो कंडीशन आ जाती है वो ये है कि फाई इज इक्वल टू एच म्यू 0। अगर इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें प्राप्त होती है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब जो ये के मैक्सिमम है यानी कि काइनेटिक एनर्जी है, उसको हम वोल्टेज अप्लाइड जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उससे भी रिलेट कर सकते हैं, जिसके आधार पर हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। और जब हम म्यू और वी के बीच में इस इक्वेशन के आधार पर जब ग्राफ खींचते हैं तो हमें उसी तरीके का ही प्राप्त होता है जो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे उससे प्राप्त होता है। अब इसके बाद इन्होंने जिन पॉइंट्स पर क्लासिकल थ्योरी फेल हुई थी उसको समझाया कि भाई उन पॉइंट्स को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के आधार पर। तो उन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट था वो था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए उन्होंने क्या कहा कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसका मीनिंग बस ये है कि अगर हमारे पास उससे कम फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फोटोन जो एनर्जी क्वांटा है लाइट के, अगर वो सफिशिएंट एनर्जी नहीं रखेंगे, क्वांटाज को हमने एच म्यू उनकी एनर्जी है, अगर वो एच म्यू 0 से उनकी एनर्जी कम हुई तो वो सफिशिएंट नहीं होगी फॉर द एग्जैक्ट आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उनके नियम के अकॉर्डिंग भी मस्ट थी, जहां पर उन्होंने अपने इस फॉर्मूले में के इसमें भी उन्होंने बताया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट था कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर लीनियरली डिपेंडेंट कैसे होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट इस तरीके से है कि किसी भी एक फोटोन की एनर्जी मिनिमम एच म्यू 0 से ज्यादा होने पर जो उनके बीच का डिफरेंस है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जो इंटेंसिटी है उसको हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ फोटोन से, कि कितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन अगर इंसिडेंट हो रहे हैं तो इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो उस फोटोन की लाइट, जो लाइट का फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ना कि उसकी इंटेंसिटी पर। और जो थर्ड पॉइंट था उसका टाइम डिले का, कि टाइम डिले के लिए हमारे पास जो हम बार बार कह रहे हैं कि फोटोन है, फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा और अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करके तुरंत इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। तो जो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो उन फोटोन्स में कंसंट्रेट होती है, ना कि स्प्रेड आउट होती है ऑल ओवर दी वेव फ्रंट। और जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट होती है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया, बाहर निकल गया, तो इस प्रोसेस में कोई भी टाइम डिले हमें प्राप्त नहीं होता है। सो अब जो तीनों ही पॉइंट्स थे उनको हमने इस आधार पे बहुत अच्छे से समझा दिया। तो अब इन दोनों लेक्चर्स को मिलाकर के आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो मैं जब भी आपको असाइनमेंट दूंगी तो आप इन दोनों से मिलाकर अपने उस असाइनमेंट को पूरा करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। एक बार अपने सेल्फ स्टडी जरूर करें इसको पढ़ने की। थैंक यू।